नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार मंत्री रह चुके हैं और इस बार प्रतापपुर की विधानसभा से बीजेपी और अपना दल यस के गठबंधन प्रत्याशी हैं डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जी। आज हम उनसे प्रतापपुर के बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद आकांक्षा जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि हंडिया की विधानसभा के जो राजनीति है वहाँ के आप एक आइकन रहे हैं, इतने माहिर वहाँ के आप नेता थे, फिर हंडिया छोड़ के प्रतापपुर आने का कैसे सोचा आपने, जबकि हंडिया की राजनीति आपको केंद्र में करके रखी जाती है? जी, ऐसा है आकांक्षा जी कि हंडिया में राजनीति हमने प्रारंभ की, कर्मभूमि हमारी है, जन्मभूमि हमारी है। हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन गठबंधन को हमको सीट नहीं मिल पाई और जब भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल का गठबंधन हुआ तो चूँकि अनुप्रिया मैडम से पहले से हमारा संबंध था, हम उनके साथ थे, उनका ये कहना हुआ कि आप जैसे वरिष्ठ आदमी को विधानसभा में रहना चाहिए, हमारे पार्टी का भी इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी और आपका नेतृत्व भी, आपका अनुभव भी प्राप्त होता रहेगा। हमें कष्ट जरूर है कि हंडिया में 35 सालों से हम रहे हैं, कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, भाग्य सौभाग्य सब रहा, लेकिन गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती हैं। बीजेपी ने गठबंधन किया, बीजेपी बड़े भाई के तौर पर है, बड़े दल के तौर पर है और अपना दल और निषाद पार्टी छोटे दल के रूप में है। तीनों ने मिल करके तय किया, बंटवारा किया। अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और इलाहाबाद में 3 सीटों पर अपना दल चुनाव लड़ रही है और निषाद पार्टी लड़ रही है 2 सीटों पर। इस तरह से बंटवारा करके गठबंधन का धर्म निभाना राजनैतिक मजबूरी न कहिए, राजनैतिक प्रतिबद्धता होती है। अच्छा। आज के समय में मैडम पूरे देश में और अपने उत्तर प्रदेश में केवल गठबंधन की राजनीति है। हम एक उदाहरण अगर दें, 89-90 के पहले इस देश में कांग्रेस के खिलाफ सारे विरोधी पार्टी के लोगों ने गठबंधन बना करके राजीव गांधी की सरकार और कांग्रेस को हटाने का काम किया जी। और शायद आपको याद होगा कि 84 में जितने बहुमत से कांग्रेस जीत करके सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बने, उतना आज तक पार्लियामेंट में किसी को सदस्य नहीं मिले। उसी तरह से आज जब हट गए तो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए गठबंधन का राजनीतिक दौर शुरू है। चलिए सर, ये बताइए कि हंडिया में पिछली बार के चुनाव में अपना दल 2700 वोटों से पीछे रह गई थी। प्रतापपुर, हाँ माफ करिएगा, प्रतापपुर में जी। तो इस बार क्या लगता है आपको? नहीं, अगर इस बार तो गठबंधन में और एक गठबंधन बन गया है और लोग रुक रहे हैं, चलते रहिए। इस बार गठबंधन में और एक दल आ गया है, हमारी और मजबूती आ गई है और जो पिछले दिनों की कमी थी, आज की तारीख को इतना कहना चाहेंगे, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह, जो जनता में जागरूकता, जो प्रतापपुर के लोगों में विकास की कमी, जो यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी, चिकित्सा की कमी, वो लोग हंडिया को जब देखते हैं तो कहते हैं कि हंडिया जैसा प्रतापपुर को बनाइए। त्रिपाठी जी आप आइए, हम सब आपके साथ हैं। जी बिल्कुल। सर, बीजेपी का परंपरागत वोट ब्राह्मणों का माना जाता है, लेकिन बसभी प्रतापपुर से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारी है, तो आपके आने से क्या ब्राह्मण के जो वोट बट जाएंगे या नहीं? बसपा ने ब्राह्मण और कांग्रेस ने ब्राह्मण उतारा है, ये सच है। और आपने तो खुद देखा होगा, आप अगर जिले का दौरा कर रही हैं, प्रदेश का दौरा रोज आपके मनोज टॉक टाइम में आता भी रहता है, या जो भी आप टॉक शो में आता भी रहता है, तो उसके मुताबिक आज के तारीख में 90 और 93-92% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम रहे, हम जानते हैं बसपा ने क्या दुर्दशा की थी ब्राह्मणों की जी। खुलेआम, बहन जी हम लोग मिनिस्टर थे, सब ने उसको क्रिटिसाइज किया, खुलेआम सवर्णों को उन्होंने अपशब्द कहे। सपा का तो आप जानते ही हैं किस तरह का उनका स्वभाव है,
सर आप मिनिस्टर भी रहे हैं, तो अगर प्रदेश लेवल की बात करूं तो क्या 2022 के चुनाव में एनडीए अपनी सरकार बचा पाएगी? एनडीए सरकार बचाएगी नहीं, उसी बहुमत के साथ एनडीए अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और जो अधूरे काम रह गए हैं वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसको और गति दिया जाएगा और बढ़ेगा। और आपने देखा इस कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, शायद एक कोई एग्जाम्पल है। इसलिए आने वाले दिनों में और योजनाएं बढ़ेंगी। तो फिर क्या आपको क्या वजह लगती है कि बीजेपी छोड़ के नेता लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? इससे क्या एनडीए कमजोर नहीं होने वाली है 2022 में? हमारा अपना बहुत कम अनुभव है, बहुत साधारण व्यक्ति हैं। चुनाव के आगे पीछे मैडम, चुनाव के आगे पीछे राजनीतिक और क्षेत्र की प्रतिबद्धता काम करती है। और दूसरा, टिकटों का बंटवारा राजनीतिक दलों का व्यक्ति के आधार पर बाद में आता है, पार्टी के आधार पर और उस क्षेत्र के समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। कुछ लोग नहीं पाते, नाराज होकर के कहीं चले जाते हैं। बहुत से लोग गए, कोई उनको टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी में। बहुत से लोग आए भारतीय जनता पार्टी में, सब नहीं टिकट दे पाए उनको। अब नाम नहीं सबका लेंगे, याद है। लेकिन ये एक जनतंत्र में या लोकतंत्र में एक अच्छी बात भी है कि अगर आपको ये विचारधारा समाजवादी पसंद आई तो आप चले गए। अगर आपको धार्मिक विचारधारा पसंद आई, राष्ट्रवादी, इस समय राष्ट्रवाद हमारा सर्वोपरि है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जी बिल्कुल। सर आप बसपा के नेता भी रहे हैं? नेता नहीं रहे, मिनिस्टर रहे हैं। मिनिस्टर रहे हैं सर। बहुत नेता तो बसपा की थी बहन जी। सर मिनिस्टर रहे हैं आप बसपा के, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत कम सक्रिय दिख रही है बसपा। क्या वजह मानते हैं आप? कहीं बीजेपी से साठगांठ तो नहीं है? नहीं मैडम, साठगांठ नहीं। बसपा की नेता बहन जी ने, अब हम बहुत छोटे हैं उनके आगे, हम उनके कैबिनेट के मामूली मिनिस्टर थे। उन्होंने जो 2009 के चुनाव हारने के बाद पार्लियामेंट का जो उन्होंने उद्बोधन किया, जो प्रदेश की जनता में मैसेज गया, उसके जस्ट बाद 12 के चुनाव में उनकी सीट घट के 88 हो गई। फिर उसके बाद उनकी सीट घट करके 17 हो गई। क्यों? नेतृत्व पर जब तक 24 करोड़ लोगों का विश्वास नहीं बनता है तब तक मतदान नहीं होता है। हमारा विश्वास बाद में है, पहले यहाँ पर अनुप्रिया जी का विश्वास है, मोदी जी का विश्वास है, योगी जी का विश्वास है, तब क्षेत्र में राकेश त्रिपाठी का विश्वास है। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम राकेश त्रिपाठी जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम राकेश त्रिपाठी जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर अभी कल ही सपा और बीजेपी दोनों का घोषणा पत्र आया है, जिसमें उनके फिर से वादे की लिस्ट आ गई है। तो सर पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार बीजेपी के वादे कम हो गए हैं, ऐसा क्यों? क्या पूरे वादे पिछली बार के फुलफिल हो गए? पूरे कर दिए। आप ये देखें कि कितने वादे पूरे कर दिए और कितने के लिए अगर बचा है तो अधूरा समय उसको पूरा करेंगे। पूरे कर दिए। जनता कहती है कि वादे ही पूरे नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि अगर बेरोजगारी की भर्ती कर लीजिए तो आते आते हाई कोर्ट के रोक के बाद भी 1,25,000 के करीब भर्ती हुई। सिपाही भर्ती पर रोक लगी थी, कई सौ हजारों की भर्ती हुई। आपके अभी टीटी की परीक्षा जो किसी कारणों से नकल से रुक गई थी, अभी 20-22 तारीख को संपन्न हो गई। 20-22 लाख लोग हुए। तो जो हमारी योजनाएं जिन जगहों पर जहां उसको पूरा किया, उसको संकल्प पत्र में न जोड़कर उसको अपने रिन्यूअल में रखा है, ताकि इसको हम आगे, अगर सड़कों का निर्माण है तो सड़कें अगर टूटेंगी तो इनको हम आगे से निर्माण करेंगे, इनका मरम्मत कराएंगे और नई सड़कों को लेंगे हम। प्रधानमंत्री योजना मिलेंगे। आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। आप देखिए गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसी इलाहाबाद में जो नया ब्रिज बन रहा है प्रतापगढ़ सोराव रोड से आपके कैंट इलाके की तरफ, ये बड़े बड़े काम, कितने और ब्रिज बन गए। तो जो बन गए उनको हम जोड़ करके क्या करें? वो तो हम जनता
आपने उसको देखा, जनता उसको देख रही है कि हाँ इतना इन्होंने काम कर दिया। सर लेकिन ये जो बेरोजगारी वाली आपने बात की, अभी भी तो कई युवा हैं जो जिनके अंदर ये आक्रोश है कि इस सरकार में उनको रोजगार नहीं मिल पाया है। इनफैक्ट अभी जो ये रेलवे वाला एग्जाम का मामला आया है, वो भी आपने सुना ही रेलवे होगा। में जी उसमें बवाल हुआ, उसमें कुछ तो भ्रामक और अफवाह भी रहा है, जिसको दूर करने का काम प्रशासन ने किया, रेलवे बोर्ड ने किया। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, खुद संवाद किया जी जी। उन बेरोजगार लड़कों से। तो कहीं न कहीं अगर कोई कमी थी तभी तो रद्द करके दूसरा कर रहे हैं जी। और आने वाले दिनों में जो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, अभी रक्षा विभाग की तरफ से इतना बड़ा यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे को, इंजीनियर को, बीटेक को, एमटेक को। सर लैपटॉप देने का MBA वादा को। भी पूरा नहीं हुआ हो रहा है, जितना दे सके उतना दिए। क्योंकि बच्चों ने तो यही बोला कि लैपटॉप नहीं मिले सर। मिलेगा लैपटॉप, सबको मिलेगा, जो बच्चे रह गए उनको दिया जाएगा। जो भी शिक्षा में भी आप देखिए, हाँ। कहीं कोई अगर आप समझते हो छात्र, चाहे कन्याओं की शिक्षा हो, बालकों की शिक्षा हो, इस पर प्राथमिकता से काम रहा। अब हम उसको गिनाएंगे नहीं। जी। सबको यूनिफॉर्म देने की बात थी, प्राइमरी जूनियर तक के बच्चों को जी। स्वेटर देने की बात थी। एक बार विवाद कुछ हुआ, उसके बाद सब उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया गया कि इनको दे दिया जाए। अब बता दीजिए 3 साल से कोई विवाद हुआ हो? बता, वितरण हुआ, आगे भी वितरण होगा। योजनाएं हमारी जन कल्याणकारी हैं, हमारी योजनाएं युवाओं के पक्ष में हैं, महिलाओं के पक्ष में हैं। इतना आपने देखा भी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे इलाहाबाद प्रयागराज में, जी 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 बिल्कुल 2.5 लाख के करीब वो लाभार्थियों को, जो महिलाओं का समूह बनाती हैं, स्वयंसेवक समूह, उनसे 2.5 लाख लोगों को, तो इन लोगों को सुविधा तो मिली। सर अब आ जाती हूँ मैं प्रतापपुर में। आप प्रतापपुर में क्या समस्या देख रहे हैं? प्रतापपुर में सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षा और उसमें छात्राओं की शिक्षा की बड़ी कमी है। अच्छा। सड़कें यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब स्थिति है सड़कों की। जी। और इस महामारी के समय में भी उचित चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हमारी प्राथमिकता यही तीनों हैं। और चौथा कि जो प्रतापपुर में समाजवादी पार्टी ने जी। राजनीतिक दबंगई कायम कर रखी है और जो पूर्व विधायक यहाँ की हैं वो दोबारा आ गई हैं, अभी से लोगों के मन में डर फैल गया, करे बाप रे फिर आएंगे, फिर आवता। उस अराजकता को हमको जागरूकता में बदलना है। और हम इसलिए नहीं कि हम केवल आपके माइक पर और आपके टॉक शो में कह रहे हैं, जी जी। हमने हंडिया में इसको करके दिखाया है। और जितना शांतिपूर्वक पंचायत का चुनाव हंडिया में हुआ, सैदाबाद में हुआ, ज्ञानपुर में हुआ, शायद 52 के पंचायत राज चुनाव बनने के बाद कभी हुआ नहीं था। सर प्रतापपुर में अल्पसंख्यक की भी संख्या है, बहुत है जी। और कहते हैं कि सर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, आप एक सेकुलर नेता जी। सर, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन बैठता है? हम उनको विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि अगर वो हमारे हंडिया के उन्होंने कामों को देखा है, तरीके को देखा है, उन्होंने हमारे बराबर सबको सम्मान देने का, बराबर से विकास करने का देखा है, आवास देने का देखा है, या उनके धार्मिक स्थलों का हमने पुनरुद्धार किया। जैसे अगर हमने रामलीला मैदान बनवा करके उसकी बाउंड्री बनवाई, तो हमने हंडिया में तकिया के बाबा के लिए भी सड़क बनवाई। तो हमारा सामंजस्य रहा है, हम उसी का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतापपुर के लोगों को भी विश्वास दिलाएं कि हम हमारा भरोसा करिए, हम आपको समान रूप से रखेंगे। धार्मिक समीकरण राजनीतिक समीकरण से भिन्न है, हम उसको समायोजित करके चलेंगे। सर अपना दल यस और बीजेपी, क्या इन दोनों का पॉलिटिक्स करने का तरीका सेम है? क्या थोड़ा मेल सा खाते फर्क है, हैं? हाँ। थोड़ा सा फर्क है। क्या है वो सर? इसीलिए तो समझौता हमको जो लगा, हम तो जी, जी। कम दिनों से हैं और अपना दल का समझौता भारतीय जनता पार्टी से 2014 से चल रहा है, सफल भी है। माननीय अनुप्रिया जी हमारी केंद्रीय मंत्री हैं और वो अपना दल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में पॉपुलर हैं और सारे मिनिस्टर, सारे एमएलए एमपी उनको उससे ज़्यादा मानते हैं और कहते मोदी जी खुद उनको बड़ा अपना आशीर्वाद देते हैं। फर्क ये है कि
फर्क थोड़ा सा हमको जो समझ में आता है, जी। अभी आज एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने हमको बताया इसी साड़ा बरौना में, जी। वो करीब 80 साल के होंगे। उन्होंने बताया कि हम लोग यहीं पेड़ के नीचे इसी जगह पर स्वर्गीय सोनेलाल जी को बैठाते थे, वो जमीन पर बैठते थे। अच्छा। हम लोग गुल्लक बनाते थे, उसमें पैसा रखते थे, 100-150 रुपया उनको साल 6 महीना में चंदा देते थे। जी। तो उस तरह के गरीब, कमजोर और जो राजनीतिक रूप से पिछड़े थे, उनको अगर डॉक्टर सोनेलाल ने अकेले अपने बल पर उसके संस्थापक थे बढ़ाया, जी। तो उनका गठन, उनके कार्यकर्ताओं का तरीका और जो भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तरीके से राजनीतिक दल के रूप में अटल जी, अडवाणी जी के नेतृत्व में, जोशी जी के नेतृत्व में जो बनती आई, तो उसमें फर्क है। हमारा ये अपना दल का कार्यकर्ता, इसकी पहचान केवल व्यक्ति के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान और नेता के रूप में है। अच्छा। ये फर्क है। सर, आपने हंडिया में कई विकास के काम करवाए, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सड़कें हुई, डिग्री कॉलेज हुआ, पीजी कॉलेज हुआ। बिल्कुल सर। तो क्या अब राकेश त्रिपाठी जी प्रतापपुर में भी वो सारी सुविधाएं दे पाएंगे? उससे ज्यादा। अच्छा। हमने वादा किया है और अभी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहेंगे भी कि जो आपका विकास का घाटा 10 सालों का हुआ है, आप भरोसा रखिए कि हम उसको दुगना पूरा करेंगे, तब लगेगा कि हमारा कोटा पूरा हुआ। तो सर, क्या मैं नेक्स्ट इंटरव्यू हमारे पास योजना है। हाँ। हमारे पास, हम सब अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जी। आपको डिस्क्लोज करेंगे, विपक्षी जानेंगे तो भी वही कहने लगेंगे। हाँ, तो वो योजना, और आप जब मिलिएगा अगर 27 के बाद, हाँ। चुनाव डिक्लेयर होने के पहले, तो आपको बताएंगे कि हमारी क्या योजना है और क्या नई चीज हमने। जैसे हंडिया में नया सब काम किया, हम यहाँ भी नया, कभी यहाँ देहात में कोई स्टेडियम नहीं जानता था। आकांक्षा जी, हमने हंडिया में स्टेडियम बनवाया, खेल कूद को प्रोत्साहन दिया, हर जात का लड़का निकले। अब बहुत सी बातें हैं। जी बिल्कुल जी। सर, तो क्या एक बात आप डिस्क्लोज करेंगे कि एनडीए की सरकार बनने पे अपना दल से आप फिर से मिनिस्टर बन के आएंगे? मैं आपका फिर से मिनिस्टर के रूप में इंटरव्यू लूँ, ऐसा कुछ? अब ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल का गठबंधन तय करेगा। जी जी। अभी तो हम आपसे केवल सहयोग और मदद चाहेंगे कि प्रतापपुर के लोगों को हम भरोसा देना चाहेंगे, उसमें हमारी आप मदद करिए कि जो हमने हंडिया में विकास कार्य किया है उससे अधिक यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल सर। तो सर, आजकल अभी आचार संहिता लगी हुई है, पब्लिक से रूबरू होना आप कितना सही, सरल और कितना टफ मान रहे हैं? क्योंकि हाँ, टफ है। अभी आपने देखा कि हम जनसंपर्क जो कर रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करते हुए, हम बड़ी सभा नहीं कर रहे हैं जी। हम अनुमति लेकर के अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं, हम नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। और हम अपने आप को भी ये समझते हैं कि अगर आपने जैसे कहा कि हम सीनियर हैं, तो हमारे दायित्व तो है कि हम किसी तरह का नियमों का उल्लंघन न करें, नहीं तो आदमी कहेगा ये बड़े होकर के ऐसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, आप इसमें मीडिया का रोल कितना मानते हैं? लोगों मीडिया तक का इस समय बहुत रोल है, इसीलिए आपने अभी देखा यहाँ पर हम पब्लिक से मिल रहे थे, पैदल चल करके बाजार में मिल रहे थे, दुकान तक नहीं जा रहे थे कि डिस्टेंस भी बनी रहे। हमारे कार्यकर्ता भी पीछे थे, 20 की तादाद भी थी। हम इतना ही मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो 1000 तक के लोगों के बैठक करने की छूट मिली है, शायद उसको छोटी छोटी बाजारों में, बड़ी ग्राम सभाओं में हम उसको संपन्न करके पहुंचेंगे। इसमें हम मीडिया का सहयोग चाहेंगे। हम अभी सोशल मीडिया में बहुत अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास फेसबुक नहीं है, हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, हम देहाती आदमी, कम पढ़े लिखे आदमी, हमारे पास केवल एक नॉर्मल मोबाइल है, उसी से काम चलाते हैं। पार्टी के लोग लगे हैं, बीजेपी की वैन आई है, यहाँ पर चल रही है, हमारे अपना दल का प्रचार तंत्र चल रहा है, एक वार रूम बना रखा है आईटी का, उससे काम चल रहा है। अगली विजिट जब आप करेंगी तो हम आपके साथ वहीं कमरे में बैठ करके बात करके पूरा अपना सिस्टम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सर। सर, ये एक सवाल रह गया कि अपराध पे बीजेपी का नियंत्रण कितना आपको सही लगता है कि हाँ, बीजेपी ने अपराध पे नियंत्रण कर रखा है? क्योंकि आपराधिक मामले कई आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 तरह की मैडम बात है, हमारा अपना अनुभव। जी। एक अपराधी जो बन करके निकला
वो 2-4 साल 5 साल में नहीं निकला, उसको 10 साल 15 साल 20 साल लगा, नाम किसी का नहीं लेंगे जी। आज बड़े माफिया जो उत्तर प्रदेश के हैं वो 15 साल 20 साल के माफिया हैं। उनको योगी जी ने दबाने का काम किया। हम भी थे, बहन जी ने बड़ी कड़ाई की थी जी जी। लेकिन इन बड़े माफियाओं को ये संदेश नहीं था कि हम जेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में सरकार में तय हो गया कि हम जेल के अंदर उनको डाल देंगे। बड़े अपराध बंद हो गए। जो बुलडोजर चला जी। इसने एक संदेश दिया कि अगर 1 साल के अंदर लूट करके आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो आने वाले दिनों में अगर आपकी ये अवैध संपत्ति है तो गिरा दी जाएगी, सरकार कब्जा कर लेगी इसको, संपत्ति अधिग्रहण में इसका अधिग्रहण हो जाएगा। देखिए तमाम जगह कर लिया। अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे। आप लोगों ने इंटरव्यू पहले लिया था बगल के विधायक ज्ञानपुर का। एक बार हम मिनिस्टर थे तो 2.5 साल जेल में थे, आज 2 साल हो गया जेल में, फिर 2.5 साल बिता के आएंगे, भले चुनाव में लड़ रहे हैं लेकिन 2.5 साल और 2 साल इसलिए। और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने जनता में आतंक पैदा कर रखा है, हमने हंडिया में उस आतंक को दूर करने का, उजागर का, जागरूक करने का काम किया। और तब हमको 20 साल बाद ये सफलता मिली कि प्रधान अपने से चुना जा रहा है, प्रमुख अपने से चुना जा रहा है, कोई उंगली रख करके नहीं कर रहा कि तुम लड़ोगे, तुम इनके खिलाफ मत लड़ो, निर्विरोध होगा। हमने ऐसा माहौल बनाया हंडिया और सैदाबाद में कि खुद उनके परिवार का आदमी और लड़का लड़ने लगा, चुनाव हारने लगा, अब विरोधी जीत। तो सर ये बताइए कि सूबे की मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल जी कब बनेंगी? देखिए 2 चीजें हैं जी। कि आपने असमंजस वाला प्रश्न किया है और अनुप्रिया पटेल जी हमारी नेता हैं, अभी बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन हम जो अपने अनुभव से देखते हैं उनके अंदर जो टैलेंट है, जो क्षमता है, और सबसे बड़ी बात जो राजनीति में एक सद्व्यवहार और किसी को अपने बातों से, किसी को अपने भाषण से आकर्षित करना। उनका पार्लियामेंट का भाषण देखिए जी। तो हमने अभी कल कहा भी और हमारे मित्रों में भी हमने कहा कि ये तो अब ऐसे कम उम्र वाले नेतृत्व में लोग हैं, चाहे योगी जी हों चाहे अखिलेश जी, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, और अनुप्रिया जी हों, ये सब एकदम से नौजवानी वाली उम्र में हैं। हम सब लोग, बहन जी, माननीय मुलायम सिंह जी, ये सब काफ़ी ऊपर चले गए, आउट गोइंग में हैं। हम लोग आउट गोइंग में हैं और ये लोग इनकमिंग में हैं। आप मानती हैं ना इसको? जी। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस प्रदेश का नेतृत्व, इस देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अनुप्रिया जी का कद बढ़ा देगा। आज अगर मोदी जी ने उनको पद दिया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता उनका कद बढ़ा देगा। एक उदाहरण देके, पिछले अपना दल के समझौते में उनको 10 सीटें मिली थी, इस बार उनको 18 सीट मिली। तो इस तरह से अगर अपना दल की ताकत बढ़ी तो उनकी ताकत बढ़ी ना, तो आने वाले दिनों में अनुप्रिया जी का कद बढ़ेगा। हम आप दोनों उदाहरण है, आप देखिएगा। जी बिल्कुल सर। सर प्रतापपुर की जनता से आपकी कोई अपील? प्रतापपुर की जनता से हमारी एक अपील है कि अगर आप ये भरोसा रखते हैं कि हम आपके बगल के पड़ोसी हैं, इसी सैदाबाद ब्लॉक के रहने वाले हैं, हंडिया के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमने काम किया है, तो आप भरोसा रखिए। आज भी हमारे अंदर एक ग्रामीण परिवार का परिवेश है, एक अध्यापक का पुत्र हूँ, उनका परिवेश है, शिक्षा प्राप्त की है। तो हमारा अपना पारिवारिक संस्कार, हमारा राजनीतिक संस्कार, हमारा अगर स्वभाव 30 साल से माफिया के खिलाफ, गुंडई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ लड़ने का रहा है, विश्वविद्यालय से लेकर के आज तक, तो आने वाले दिनों में रहेगा। और प्रतापपुर में जो कुछ गांवों की, कुछ लोगों की दबंगई, अराजकता है, राजनीतिक रूप से ख़त्म करना, ये हमारी प्राथमिकता है, यही हमारा अनुरोध है, यही हमारा आग्रह है। बहुत धन्यवाद हमें अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि रैलियां चली रही हैं, आप लोगों से मिल मीटिंग रहे हैं। है जी मीटिंग हम है। आपको आकांक्षा जी, आपका भी, भाई मनोज जी का भी, और इस मनोज टॉक टाइम शो में आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आपको एक बार फिर अनुरोध करते हैं, कभी तो चुनाव की शुरुआत है,
20 तारीख के आसपास आप आइएगा, तो यहाँ का माहौल ऐसा बदला दिखेगा कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कोई चुनाव है। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना राकेश धर त्रिपाठी जी को, जिन्होंने बताया कि वो प्रतापपुर में आने के बाद जो सुविधा उन्होंने हंडिया विधानसभा के लोगों को दी, उससे कहीं ज़्यादा सुविधा वो प्रतापपुर के लोगों को देंगे। और उन्होंने अपनी तमाम बातें बताई जो कि प्रतापपुर के आने वाले दिनों के लिए कारगर साबित होंगी। हम आपको ऐसे ही नेताओं से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।